महात्मा गांधी की हत्या। मैनचेस्टर गार्जियन 18 फरवरी 1948 की गलियों से ले जाते हुआ दिखाया गया था। 30 जनवरी 1948 गांधी की उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वे नई दिल्ली के बिरला भवन बिरला हाउस के मैदान में रात चहलकदमी कर रहे थे। गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदू राष्ट्रवादी थे जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे को लेकर भारत को कमजोर बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। गोडसे और उनके सह षड्यंत्रकारी नारायण अप्टे को बाद में केस चलाकर सजा दी गई तथा 15 नवंबर 1949 को इन्हें फांसी दे दी गई। राजघाट, नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है। ऐसा व्यापक तौर पर माना जाता है कि जब गांधी जी को गोली मारी गई तब उनके मुख से निकलने वाले ये अंतिम शब्द थे। हालांकि इस कथन पर विवाद उठ खड़े हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया। गांधी जी की राख को एक अस्थि रख दिया गया और उनकी सेवाओं की याद दिलाने के लिए संपूर्ण भारत में ले जाया गया। इनमें से अधिकांश को इलाहाबाद में संगम पर 12 फरवरी 1948 को जल में विसर्जित कर दिया गया, किंतु कुछ को अलग पवित्र रूप में रख दिया गया। 1997 में तुषार गांधी ने बैंक में नपाए गए एक अस्थि कलश की कुछ सामग्री को अदालत के माध्यम से इलाहाबाद में संगम नामक स्थान पर जल में विसर्जित कर दिया। 30 जनवरी 2008 को दुबई में रहने वाले एक व्यापारी द्वारा गांधी जी की राख वाले एक अन्य अस्थि कलश को मुंबई संग्रहालय में भेजने के उपरांत उन्हें गिरगाम चौपाटी नामक स्थान पर जल में विसर्जित कर दिया गया। एक अन्य अस्थि कलश आगा खान जो पुणे में है, जहां उन्होंने 1942 से कैद करने के लिए किया गया था, 1944 वहां समाप्त हो गया और दूसरा आत्मबोध फेलोशिप झील मंदिर में लॉस एंजल्स रखा हुआ है। इस परिवार को पता है कि इस पवित्र राख का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन उन्हें यहां से हटाना नहीं चाहती है क्योंकि इससे मंदिरों को तोड़ने का खतरा पैदा हो सकता है। 12 फरवरी वर्ष 1948 में महात्मा गांधी के अस्थि कलश जिन 12 तटों पर विसर्जित किए गए थे, त्रिमोहिनी संगम भी उनमें से एक है। गांधी जी के सिद्धांत। सत्य। गांधी जी ने अपना जीवन सत्य या सच्चाई की व्यापक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की गलतियों और खुद पर प्रयोग करते हुए सीखने की कोशिश की। उन्होंने अपनी आत्मकथा को सत्य के प्रयोग का नाम दिया। गांधी जी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने के लिए अपने दुष्टात्माओं, भय और असुरक्षा जैसे तत्वों पर विजय पाना है। गांधी जी ने अपने विचारों को सबसे पहले उस समय संक्षेप में व्यक्त किया जब उन्होंने कहा भगवान ही सत्य है। बाद में उन्होंने अपने इस कथन को सत्य ही भगवान है में बदल दिया। इस प्रकार सत्य में गांधी के दर्शन है। परमेश्वर जय परमात्मा। एक बार वायसराय लॉर्ड कर्जेन ने कहा था कि सत्य की कल्पना भारत में यूरोप से आई है। इस पर गांधी जी बड़े ही क्षुब्ध हुए और उन्होंने वायसराय को लिखा, आपका विचार गलत है। भारत में सत्य की प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। सत्य परमात्मा का रूप माना जाता है। अहिंसा। हालांकि गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत के प्रवर्तक बिल्कुल नहीं थे, फिर भी इसे बड़े पैमाने पर राजनीतिक क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। अहिंसा, नॉन वायलेंस, अहिंसा, अहिंसा और अप्रतिकार, नॉन रेजिस्टेंस का भारतीय धार्मिक विचारों में एक लंबा इतिहास है और इसके हिंदू, बौद्ध, जैन, यहूदी और ईसाई समुदायों में बहुत सी अवधारणाएं हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में दर्शन और अपने जीवन के मार्ग का वर्णन किया है। उन्हें कहते हुए बताया गया था, जब मैं निराश होता हूं तब मैं याद करता हूं कि हालांकि इतिहास सत्य का मार्ग होता है किंतु प्रेम इसे सदैव जीत लेता है। यहाँ अत्याचारी और हत्यारे भी हुए हैं और कुछ समय के लिए वे अपराजय लगते थे किंतु अंत में उनका पतन ही होता है, इसका सदैव विचार करें। मृतकों, अनाथ तथा बेघरों के लिए इससे क्या फर्क पड़ता है कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के पवित्र नाम के नीचे संपूर्णवाद का पागल विनाश छिपा है। एक आंख के लिए दूसरी आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। मरने के लिए मेरे पास बहुत से कारण हैं किंतु मेरे पास किसी को मारने का कोई भी कारण नहीं है। इन सिद्धांतों को लागू करने में गांधी जी ने इन्हें दुनिया को दिखाने के लिए सर्वाधिक तार्किक सीमा पर ले जाने से भी मुंह नहीं मोड़ा, जहां सरकार, पुलिस और सेनाएं भी अहिंसात्मक बन गई थीं। फॉर पैसिफिस्ट्स नामक पुस्तक से उद्धरण लिए गए हैं। विज्ञान का युद्ध किसी व्यक्ति को तानाशाही, शुद्ध और सरलता की ओर ले जाता है। अहिंसा का विज्ञान अकेले ही किसी व्यक्ति को शुद्ध लोकतंत्र के मार्ग की ओर ले जा सकता है। प्रेम पर आधारित शक्ति सजा के डर से उत्पन्न शक्ति से 1000 गुना अधिक और स्थायी होती है। ये कहना निंदा करने जैसा होगा कि अहिंसा का अभ्यास केवल व्यक्तिगत तौर पर किया जा सकता है और व्यक्तिवादिता वाले देश इसका कभी भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं।
शुद्ध अराजकता का निकटतम दृष्टिकोण अहिंसा पर आधारित लोकतंत्र होगा। संपूर्ण अहिंसा के आधार पर संगठित और चलने वाला कोई समाज शुद्ध अराजकता वाला समाज होगा। मैंने भी स्वीकार किया कि एक अहिंसक राज्य में भी पुलिस बल की जरूरत अनिवार्य हो सकती है। पुलिस रैंकों का गठन अहिंसा में विश्वास रखने वालों से किया जाएगा। लोग उनकी हर संभव मदद करेंगे और आपसी सहयोग के माध्यम से वे किसी भी उपद्रव का आसानी से सामना कर लेंगे। श्रम और पूंजी तथा हड़तालों के बीच हिंसक झगड़े बहुत कम होंगे और अहिंसक राज्यों में तो बहुत कम होंगे, क्योंकि अहिंसक समाज की बहुलता का प्रभाव समाज में प्रमुख तत्वों का सम्मान करने के लिए महान होगा। इसी प्रकार सांप्रदायिक अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं होगी। शांति एवं अव्यवस्था के समय सशस्त्र सैनिकों की तरह सेना का कोई अहिंसात्मक कार्य उनका ये कर्तव्य होगा कि वे विजय दिलाने वाले समुदायों को एकजुट करें, जिसमें शांति का प्रसार तथा ऐसी गतिविधियों का समावेश हो जो किसी भी व्यक्ति को उसके चच अथवा खंड में संपर्क बनाए रखते हुए अपने साथ मिला लें। इस प्रकार की सेना को किसी भी आपात स्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा भीड़ के क्रोध को शांत करने के लिए उसके पास मरने के लिए सैनिकों की पर्याप्त नफरी भी होनी चाहिए। सत्याग्रह सत्यबल के ब्रिगेड को प्रत्येक गांव तथा शहर तक भवनों के प्रत्येक ब्लॉक में संगठित किया जा सकता है। यदि अहिंसात्मक समाज पर हमला किया जाता है तब अहिंसा के दो मार्ग खुलते हैं। अधिकार पाने के लिए हमलावर से सहयोग न करें बल्कि समर्पण करने की अपेक्षा मृत्यु को गले लगाना पसंद करें। दूसरा तरीका होगा ऐसी जनता द्वारा अहिंसक प्रतिरोध करना हो सकता है जिन्हें अहिंसक तरीके से प्रशिक्षित किया गया हो। इस अप्रत्याशित प्रदर्शन की अनंत राहों पर आदमियों और महिलाओं को हमलावर की इच्छा लिए आत्मसमर्पण करने की बजाय आसानी से मरना अच्छा लगता है और अंततः उसे तथा उसकी सैनिक बहादुरी के समक्ष पिघलना जरूर पड़ता है। ऐसे किसी देश अथवा समूह जिसने अहिंसा को अपनी अंतिम नीति बना लिया है उसे परमाणु बम भी अपना दास नहीं बना सकता है। उस देश में अहिंसा का स्तर खुशी खुशी गुजरता है तब वह प्राकृतिक तौर पर इतना अधिक बढ़ जाता है कि उसे सार्वभौमिक आदर मिलने लगता है। इन विचारों के अनुरूप 1940 में जब नाजी जर्मनी द्वारा अंग्रेजों के द्वीपों पर किए गए हमले आसन दिखाई दिए तब गांधी जी ने अंग्रेजों को शांति और युद्ध में अहिंसा की निम्नलिखित नीति का अनुसरण करने को कहा। मैं आपसे हथियार रखने के लिए कहना पसंद करूंगा क्योंकि ये आपको अथवा मानवता को बचाने में बेकार है। आपको हेर हिटलर और सिग्नोर मुसोलिनी को आमंत्रित करना होगा कि उन्हें देशों से जो कुछ चाहिए आप उन्हें अपना अधिकार कहते हैं। यदि इन सज्जनों को अपने घर पर रहने का चयन करना है तब आपको उन्हें खाली करना होगा। यदि वे तुम्हें आसानी से रास्ता नहीं देते हैं तब आप अपने आप को, पुरुषों को, महिलाओं को और बच्चों की बलि देने की अनुमति देंगे किंतु अपनी निष्ठा के प्रति झुकने से इनकार करेंगे। 1946 में युद्ध के बाद दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने इससे भी आगे एक विचार का प्रस्तुतिकरण किया। यहूदियों को अपने लिए स्वयं कसाई का चाकू दे देना चाहिए था। उन्हें अपने आप को समुद्री चट्टानों से समुद्र के अंदर फेंक देना चाहिए था। फिर भी गांधी जी को पता था कि इस प्रकार के अहिंसा के स्तर को अटूट विश्वास और साहस की जरूरत होगी और इसके लिए उसने महसूस कर लिया था कि यह हर किसी के पास नहीं होता है। इसलिए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को परामर्श दिया कि उन्हें अहिंसा को अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, खास तौर पर उस समय जब इसे कायरता के संरक्षण के लिए उपयोग में किया गया हो। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में ऐसे लोगों को दूर ही रखा जो हथियार उठाने से डरते थे अथवा प्रतिरोध करने में स्वयं की अक्षमता का अनुभव करते थे। उन्होंने लिखा कि मैं मानता हूं कि जहां डरपोक और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा के पक्ष में अपनी राय दूंगा। प्रत्येक सभा पर मैं तब तक चेतावनी दोहराता रहता था जब तक उन्हें यह एहसास नहीं हो जाता है कि वे एक ऐसे अहिंसात्मक बल के अधिकार में आ गए हैं जिसके अधिकार में वे पहले भी थे और वे उस प्रयोग के आदी हो चुके थे और उनका मानना था कि उन्हें अहिंसा से कुछ लेना देना नहीं है तथा फिर से हथियार उठा लिए थे। खुदाई खिदमतगार के बारे में ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि जो एक बार इतने बहादुर थे कि बादशाह खान के प्रभाव में अब वे डरपोक बन गए। वीरता केवल अच्छे निशाने वालों में ही नहीं होती है बल्कि मृत्यु को हरा देने वालों में तथा अपनी छातियों को गोली खाने के लिए सदा तैयार रहने वालों में भी होती है। हुई और उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम किया। नौकर के जाने के पश्चात थोड़ी ही देर में खबर आई कि गांधी के पिता का अभी अभी देहांत हो गया है। गांधी जी को जबरदस्त अपराध अनुभव हुआ और इसके लिए वे अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस घटना का उल्लेख दोहरी शर्म में किया। इस घटना का गांधी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और वे 36 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य सेलिब्रेट की ओर मुड़ने लगे जबकि उनका विवाह हो चुका था। ये निर्णय ब्रह्मचर्य के दर्शन से पूरी तरह प्रभावित था। आध्यात्मिक और व्यवहारिक शुद्धता बड़े पैमाने पर ब्रह्मचर्य और वैराग्यवाद असेटिसिज्म से जुदा होता है।
गांधी ने ब्रह्मचर्य को भगवान के करीब आने और अपने को पहचानने का प्राथमिक आधार के रूप में देखा था। अपनी आत्मकथा में वे अपनी बचपन की दुल्हन कस्तूरबा के साथ अपनी कामेच्छा और ईर्ष्या के संघर्षों को बताते हैं। उन्होंने महसूस किया कि यह उनका व्यक्तिगत दायित्व है कि उन्हें ब्रह्मचर्य रहना है ताकि वे बजाय हवस के प्रेम को सीख पाए। गांधी के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ था इंद्रियों के अंतर्गत विचारों, शब्द और कर्म पर नियंत्रण। सादगी। गांधी जी का मानना था कि अगर एक व्यक्ति समाज सेवा में कार्यरत है तो उसे साधारण जीवन, सिंपल लाइफ की ओर ही बढ़ना चाहिए, जिसे वे ब्रह्मचर्य के लिए आवश्यक मानते थे। उनकी सादगी, सिंप्लिसिटी ने पश्चिमी जीवन शैली को त्यागने पर मजबूर करने लगा और वे दक्षिण अफ्रीका में फैलने लगे थे। इसे वे खुद को शून्य की स्थिति में लाना कहते हैं, जिसमें अनावश्यक खर्च, साधारण जीवन शैली को अपनाना और अपने वस्त्र स्वयं धोना आवश्यक है। एक अवसर पर जन्मदार की ओर से समुदाय के लिए उनकी अनवरत सेवा के लिए प्रदान किए गए उपहार को भी वापस कर देते हैं। गांधी सप्ताह में एक दिन मौन धारण करते थे। उनका मानना था कि बोलने के परहेज से उन्हें आंतरिक शांति, इनर पीस मिलती है। उन पर यह प्रभाव हिंदू मौन सिद्धांत का है। संस्कृत मौन और शांति। संस्कृत शांति। वैसे दिनों में वे कागज पर लिखकर दूसरों के साथ संपर्क करते थे। 37 वर्ष की आयु से 3.5 वर्षों तक गांधी जी ने अखबारों को पढ़ने से इनकार कर दिया, जिसके जवाब में उनका कहना था कि जगत की आज जो स्थिर अवस्था है उसने उसे अपनी स्वयं की आंतरिक अशांति की तुलना में अधिक भ्रमित किया है। जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट पढ़ने के बाद उन्होंने अपने जीवन शैली में परिवर्तन करने का फैसला किया तथा एक समुदाय बनाया जिसे अमरपक्षी अवस्थापन कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका, जहां से उन्होंने वकालत पूरी की थी तथा धन और सफलता के साथ जुड़े थे, वहां से लौटने के पश्चात उन्होंने पश्चिमी शैली के वस्त्रों का त्याग किया। उन्होंने भारत के सबसे गरीब इंसान के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उसे स्वीकार किया तथा घर में बने हुए कपड़े खादी पहनने की वकालत भी की। गांधी और उनके अनुयायियों ने अपने कपड़े सूत के द्वारा खुद बुनने के अभ्यास को अपनाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि भारतीय श्रमिक बेरोजगारी के कारण बहुधा आलसी थे, वे अक्सर अपने कपड़े उन औद्योगिक निर्माताओं से खरीदते थे जिसका उद्देश्य ब्रिटिश हितों को पूरा करना था। गांधी का मत था कि अगर भारतीय अपने कपड़े खुद बनाने लगे तो यह भारत में बसे ब्रिटिशों को आर्थिक झटका लगेगा। फलस्वरूप बाद में चरखा, स्पिनिंग व्हील को भारतीय राष्ट्रीय पी झंडा में शामिल किया गया। अपने साधारण जीवन को दर्शाने के लिए उन्होंने बाद में अपनी बाकी जीवन में धोती पहनने का निर्णय लिया। विश्वास। गांधी का जन्म हिंदू धर्म में हुआ। उनके पूरे जीवन में अधिकतर सिद्धांतों की उत्पत्ति हिंदुत्व से हुआ। साधारण हिंदू की तरह वे सारे धर्मों को समान रूप से मानते थे और इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन के सारे तर्कों एवं प्रयासों को अस्वीकृत किया। वे ब्रह्मज्ञान के जानकार थे और सभी प्रमुख धर्मों को विस्तार से पढ़ते थे। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में निम्नलिखित बातें कही हैं। हिंदू धर्म, इससे जैसा मैंने समझा है, मेरी आत्मा को पूरी तरह तृप्त करता है, मेरे प्राणों को आप्लावित कर देता है। जब संदेह मुझे घेर लेता है, जब निराशा मेरे सम्मुख आ खड़ी होती है, जब क्षितिज पर प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं देती, तब मैं भगवद गीता की शरण में जाता हूं और उसका कोई न कोई श्लोक मुझे सांत्वना दे जाता है और मैं घोर विषाद के बीच भी तुरंत मुस्कुराने लगता हूं। मेरे जीवन में अनेक बाह्य त्रासदियां घटी है और यदि उन्होंने मेरे ऊपर कोई प्रत्यक्ष या अमिट प्रभाव नहीं छोड़ा है तो मैं इसका श्रेय भगवद गीता के उपदेशों को देता हूं। और यह मानेंगे कि आज हम जैसी अस्पृश्यता बरतते हैं वैसी अस्पृश्यता का विधान हिंदू शास्त्रों में नहीं है। आप मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि किसी भी मनुष्य को अस्पृश्य मानना एक भयंकर पाप है। मनुष्य का अहंकार ही उससे ऐसा कहता है कि वह अन्य लोगों से श्रेष्ठ है। गांधी जी के इस विचार को अंधविश्वास को बढ़ावा देने में सक्षम होने के कारण अविवेकपूर्ण मानते हुए रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि भौतिक आपदाओं का निश्चित और एकमात्र मूल कारण कुछ खास भौतिक तथ्यों के योग से होता है। हमारे पाप अथवा त्रुटियां चाहे कितनी भी भयंकर क्यों न हो, इनमें इतना बल नहीं है कि सृष्टि के ढांचे को तहस नहस कर सके। इसके उत्तर में गांधी जी ने विस्तारपूर्वक अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा कि ब्रह्मांड में हो रही प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय व्यवहार के पारस्परिक संबंध में मेरा जीवंत विश्वास है और उस विश्वास के कारण मैं ईश्वर के अधिकाधिक निकट आता गया हूँ। मुझमें विनम्रता आई है और मैं अपने को ईश्वर के सम्मुख उपस्थित करने के लिए अधिकाधिक तैयार होता गया हूँ। यदि मैं अपने घोर अज्ञान के कारण उस विश्वास का उपयोग अपने विरोधियों की निंदा करने के लिए करूँ तो निश्चय ही ऐसा विश्वास पतनकारी अंधविश्वास बन जाएगा। लेखन कार्य एवं प्रकाशन। गांधी जी पर हवाई बहस करने एवं मनमाना निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा ये योगीन आवश्यकता ही नहीं वरन समझदारी का तकाजा भी है कि गांधी जी की मान्यताओं के आधार की प्रामाणिकता को ध्यान में रखा जाए।
सामान्य से विशिष्ट तक सभी संदर्भों में दस्तावेजी रूप प्राप्त गांधी जी का लिखा बोला प्रायः प्रत्येक शब्द अध्ययन के लिए उपलब्ध है। इसलिए स्वभावतः ही यह आवश्यक है कि इनके मद्देनजर ही किसी बात को यथोचित मुकाम की ओर ले जाया जाए। लिखने की प्रवृत्ति गांधीजी में आरंभ से ही थी। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने वाचिक की अपेक्षा कहीं अधिक लिखा है, चाहे वह टिप्पणियों के रूप में हो या पत्रों के रूप में। कई पुस्तकें लिखने के अतिरिक्त उन्होंने कई पत्रिकाएं भी निकाली और उनमें प्रभुत लेखन किया। उनके महत्वपूर्ण लेखन कार्य को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। गांधी जी एक सफल लेखक थे। कई दशकों तक वे अनेक पत्रों का संपादन कर चुके थे, जिसमें हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया आदि सम्मिलित हैं। जब वे भारत में वापस आए तब उन्होंने नवजीवन नामक मासिक पत्रिका निकाली। बाद में नवजीवन का प्रकाशन हिंदी में भी हुआ। इसके अलावा उन्होंने लगभग हर रोज व्यक्तियों और समाचार पत्रों को पत्र लिखा। प्रमुख प्रकाशित पुस्तकें। गांधी जी द्वारा मौलिक रूप से लिखित पुस्तकें 4 हैं: हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा तथा गीता पदार्थ कोश सहित संपूर्ण गीता की टीका। गांधी जी आमतौर पर गुजराती में लिखते थे, परंतु अपनी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी में भी अनुवाद करते या करवाते थे। हिंद स्वराज। हिंद स्वराज मूलतः हिंद स्वराज्य नामक अल्पकाय ग्रंथरत्न गांधी जी ने इंग्लैंड से लौटते समय किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर गुजराती में लिखा था और उनके दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित हुआ था। आरंभ के 12 अध्याय 11 दिसंबर 1909 के अंक में और शेष 18 दिसंबर 1909 के अंक में। पुस्तक रूप में इसका प्रकाशन पहली बार जनवरी 1910 में हुआ था और भारत में बंबई सरकार द्वारा 24 मार्च 1910 को इसके प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बंबई सरकार की इस कार्रवाई का जवाब गांधी जी ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करके दिया। 90 इस पुस्तक के परिशिष्ट 1 में पुस्तक में प्रतिपादित विषय के अधिक अध्ययन के लिए 20 पुस्तकों की सूची भी दी गई है, जिससे गांधी जी के तत्कालीन अध्ययन के विस्तार की एक झलक भी मिलती है। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास मूलतः गुजराती में दक्षिण अफ्रीकाना सत्याग्रहनो इतिहास नाम से 26 नवंबर 1923 को, जब वे यरवदा जेल में थे, लिखना शुरू किया। 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के समय तक उन्होंने प्रथम 30 अध्याय लिख डाले थे। यह इतिहास लेखमाला के रूप में 13 अप्रैल 1924 से 22 नवंबर 1925 तक नवजीवन में प्रकाशित हुआ। पुस्तक के रूप में इसके 2 खंड क्रमशः 1924 और 1925 में छपे। वालजी देसाई द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद का प्रथम संस्करण अपेक्षित संशोधनों के साथ S0 गणेशन मद्रास ने 1928 में और द्वितीय और तृतीय संस्करण नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद ने 1950 और 1961 में प्रकाशित किया था। सत्य के प्रयोग, आत्मकथा। आत्मकथा के मूल गुजराती अध्याय धारावाहिक रूप से नवजीवन के अंकों में प्रकाशित हुए थे। 29 नवंबर 1925 के अंक में प्रस्तावना के प्रकाशन से उसका आरंभ हुआ और 3 फरवरी 1929 के अंक में पूर्णाहुति शीर्षक अंतिम अध्याय से उसकी समाप्ति। गुजराती अध्यायों के प्रकाशन के साथ ही हिंदी नवजीवन में उनका हिंदी अनुवाद और यंग इंडिया में उनका अंग्रेजी अनुवाद भी दिया जाता रहा। तदनुसार प्रस्तावना का अनुवाद हिंदी नवजीवन के 3 दिसंबर 1925 के अंक में प्रकाशित हुआ था। हिंदी अनुवाद में आत्मकथा का पहला खंड पुस्तक के रूप में पहली बार सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली से सन 1928 में प्रकाशित हुआ था। गांधी जी की रचनाओं के स्वत्वाधिकारी नवजीवन ट्रस्ट ने अपनी ओर से उसके हिंदी अनुवाद का प्रकाशन सन 1957 में किया था। गीता माता। श्रीमद् भगवद गीता से गांधी जी का हार्दिक लगाव प्रायः आजीवन रहा। गीता पर उनका चिंतन मनन तथा लेखन भी लंबे समय तक चलते रहा। संपूर्ण गीता का गुजराती अनुवाद प्रस्तावना सहित उन्होंने जून 1929 में पूरा किया था और 12 मार्च 1930 को नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद से अनासक्ति योग नाम से उसका पुस्तकाकार प्रकाशन हुआ था। उसका हिंदी, बांग्ला एवं मराठी में अनुवाद भी तत्काल हो गया था। अंग्रेजी अनुवाद इसके बाद जनवरी 1931 में संपन्न हुआ था तथा पहले यंग इंडिया के अंक में प्रकाशित हुआ था। गीता के प्रत्येक श्लोक का अनुवाद सामान्य पाठकों के लिए सहज बोधगम्य न होने से गांधी जी ने गीता के प्रत्येक अध्याय के भावों को सामान्य पाठकों के लिए सहज बोधगम्य रूप में लिखा। यरवदा सेंट्रल जेल में 1930 और 1932 में प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में ये भाव भी नारायणदास गांधी को भेजे जाते रहे ताकि उन्हें आश्रम की प्रार्थना सभाओं में पढ़े जाएं। इन्हीं का प्रकाशन बाद में पुस्तक रूप में गीता बोध नाम से हुआ। इनके अतिरिक्त भी उन्होंने गीता पर प्रार्थना सभाओं में अनेक प्रवचन दिए थे।
गीता से गांधी जी का जुड़ाव इस कदर था कि अपने अत्यंत व्यस्त जीवन के बावजूद उन्होंने गीता के प्रत्येक पद का अक्षर क्रम से कोश तैयार किया, जिसमें पद के अर्थ के साथ साथ उनके प्रयोग स्थल भी निर्दिष्ट थे। इन समस्त सामग्रियों का एकत्र प्रकाशन ही गीता माता के नाम से हुआ है। संपूर्ण गांधी वाङ्मय। गांधी जी के लिखित एवं वाचिक समग्र साहित्य के प्रकाशन हेतु भारत सरकार द्वारा एक ग्रंथमाला के प्रकाशन का निर्णय प्रकाशन जगत में निस्संदेह एक ऐतिहासिक कदम रहा है। इस ग्रंथमाला का उद्देश्य गांधी जी ने दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रति वर्ष जो कुछ कहा और लिखा उस सबको एकत्र करना था। इसी निर्णय के तहत अनेक अधीत विद्वानों के सहयोग से संपूर्ण गांधी वाङ्मय का प्रकाशन हुआ। ये प्रकाशन 3 भाषाओं में हुआ। अंग्रेजी में पहली बार 100 खंडों में द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी नाम से तथा संशोधित रूप में 98 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ है। हिंदी में 97 खंडों में तथा गुजराती में 70 खंडों में ये प्रकाशकीय महाकुंभ संपन्न हुआ है। संपूर्ण गांधी वाङ्मय हिंदी में 2 अतिरिक्त वैशिष्ट्य भी सम्मिलित हैं। एक तो ये कि प्रत्येक खंड के अंत में अक्षरक्रम से शब्दानुक्रमणिका दी गई है, जिससे अध्ययन तथा विभिन्न कार्यवश पुनरावलोकन में अत्यंत सुविधा हो गई है, तथा दूसरी यह कि प्रत्येक खंड के अंत में गांधी जी का तारीखवार जीवन वृतांत दिया गया है, जिससे सरलतापूर्वक एक नज़र में गांधी जी के जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं एवं बातों की संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अन्य इनके अतिरिक्त गांधी जी के समग्र साहित्य से चुनिंदा अंशों के संचयन तथा विभिन्न विषयों पर केंद्रित छोटी छोटी पुस्तिकाओं का भी विभिन्न नामों से प्रकाशन होते रहा है। इनमें 2 संचयन अति प्रसिद्ध तथा अति उपयोगी रहे हैं और इन दोनों का प्रकाशन भी गांधी जी के जीवन काल में ही अंग्रेजी में 1945 एवं 1947 में हो गया था। महात्मा गांधी के विचार सम आर के प्रभु एवं यू आर राव, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली। मेरे सपनों का भारत, सम आर के प्रभु, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद। गांधी जी ने जॉन रस्किन की इनटू दिस लास्ट अनटू दस लास्ट की गुजराती में व्याख्या भी की है। अंतिम निबंध को उनका अर्थशास्त्र से संबंधित कार्यक्रम कहा जा सकता है। उन्होंने शाकाहार भोजन और स्वास्थ्य, धर्म, सामाजिक सुधार पर भी विस्तार से लिखा है। सन 2000 में गांधी जी के संपूर्ण कार्य CWMG का संशोधित संस्करण विवादों के घेरे में आ गया, क्योंकि गांधी जी के अनुयायियों ने सरकार पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए परिवर्तन शामिल करने का आरोप लगाया। गांधी पर पुस्तकें। कई जीवनी लेखकों ने गांधी के जीवन वर्णन का कार्य किया है। उनमें से 2 कार्य व्यापक एवं अपने आप में उदाहरण हैं। महात्मा इन 8 वॉल्यूम्स बाय D.G. Tendulkar, first edition, January 1954, The Publications Division, Government of India, New Delhi. Mahatma Gandhi in 10 volumes, The Early Phase to Last Phase, by Pyarelal और सुशीला नायर, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद। इस दूसरे महाग्रंथ के अंतिम खंड लास्ट फेज का 4 खंडों में हिंदी अनुवाद महात्मा गांधी पूर्णाहुति नाम से प्रकाशित है। कर्नल GB, अमेरिकी सेना के सिंह ने कहा कि अपनी तथ्यात्मक शोध पुस्तक देवत्व के मुखौटे के पीछे गांधी बिहाइंड द मास्क ऑफ डिविनिटी के मूल भाषण और लेखन के लिए उन्होंने अपने 20 वर्ष लगा दिए। कथित समलैंगिक प्रेम संबंध। 2011 में प्रकाशित किताब ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया में पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक जोसेफ लेलीवेल्ड ने महात्मा गांधी और उनके दक्षिण अफ्रीका में रहे सहयोगी हरम केलेनबाग के रिश्तों को अनन्य प्रेम संबंध बताया है। पुस्तक के प्रकाशन के समय इस कारण से भारत में विवाद हो गया और गांधी के गृह राज्य गुजरात की विधानसभा ने एक संकल्प के माध्यम से इस पुस्तक की बिक्री पर रोक लगा दी। लेलीवेल्ड के मुताबिक उनकी पुस्तक के आधार पर गांधी की समलैंगी या द्विलिंगी होने के लगाए जा रहे आंकलन गलत हैं। उन्होंने कहा, ये किताब ये नहीं कहती कि गांधी समलैंगिक या द्विलिंगी थे। ये किताब कहती है कि गांधी ब्रह्मचारी थे और केलेनबाग से गहरे दिल से जुड़े थे, और यह कोई नई जानकारी नहीं है। गांधी और कालेनबाग। महात्मा गांधी और उनके दक्षिण अफ्रीकी मित्र हरमन कालेनबाग से संबंधित दस्तावेजों को $1.28 मिलियन करीब 6.88 करोड़ रुपए में खरीदकर भारत लाया गया है। 2012 में नीलाम होने से पहले भारत सरकार ने इन्हें सोदबी नीलामी घर से गोपनीय करार में खरीदा था। कालेनबाग दक्षिण अफ्रीका में जिम्नास्ट, बॉडी बिल्डर और आर्किटेक्ट थे। उन्होंने MK गांधी को कुछ ऐसे भी पत्र भेजे थे जिन्हें कुछ समीक्षक प्रेम पत्र कहते हैं। इन दोनों लोगों का रिश्ता काफी विवादित रहा था। अनुयायियों और प्रभाव। महत्वपूर्ण नेता और राजनीतिक गतिविधियां गांधी से प्रभावित थीं। अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के नेताओं में मार्टिन लूथर किंग और जेम्स लावसन गांधी के लेखन, जो उन्हीं के सिद्धांत अहिंसा को विकसित करती है, से काफी आकर्षित हुए थे। विरोधी रंगभेद कार्यकर्ता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला गांधी जी से प्रेरित थे
और दूसरे लोग खान अब्दुल गफ्फार खान, स्टीव बिको और ऑन सन सू की हैं। गांधी का जीवन तथा उपदेश कई लोगों को प्रेरित करती है जो गांधी को अपना गुरु मानते हैं या जो गांधी के विचारों का प्रसार करने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। यूरोप के रोमेन रोलैंड पहला व्यक्ति था जिसने 1924 में अपने किताब महात्मा गांधी में गांधी जी पर चर्चा की थी, और ब्राजील की अराजकतावादी, एनार्किस्ट और नारीवादी मारिया लासरदा दे मोरान ने अपने कार्य शांतिवाद में गांधी के बारे में लिखा। 1931 में उल्लेखनीय भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन गांधी के साथ पत्राचार करते थे और अपने बाद के पत्रों में उन्हें आने वाले पीढ़ियों का आदर्श कहा। लांजा देल वस्तो लैंजर डेल वास्ट महात्मा गांधी के साथ रहने के इरादे से सन 1936 में भारत आया और बाद में गांधी दर्शन को फैलाने के लिए वह यूरोप वापस आया और 1948 में उसने कम्युनिटी ऑफ दाक की स्थापना की। गांधी के आश्रम से प्रभावित होकर मदेलिने स्लेड मीराबेन ब्रिटिश नौसेनापति की बेटी थी जिसने अपना अधिक से अधिक व्यसक जीवन गांधी के भक्त के रूप में भारत में बिताया था। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश संगीतकार जॉन लेनन ने गांधी का हवाला दिया जब वे अहिंसा पर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। 2007 में केन्स लियोन्स अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन महोत्सव कैन्स लायंस इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति और पर्यावरणविद अल गोर ने उन पर गांधी के प्रभाव को बताया। विरासत 2 अक्टूबर गांधी का जन्मदिन है, इसलिए गांधी जयंती के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय अवकाश होता है। 15 जून 2007 को ये घोषणा की गई थी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा एक प्रस्ताव की घोषणा की कि 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अक्सर पश्चिम में महात्मा शब्द का अर्थ गलत रूप में ले लिया जाता है। उनके अनुसार यह संस्कृत से लिया गया है जिसमें महा का अर्थ महान और आत्मा का अर्थ आत्मा होता है। ज्यादातर सूत्रों के अनुसार जैसे दत्ता और रॉबिन्सन के रविंद्रनाथ टैगोर संकलन में कहा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले गांधी को महात्मा का खिताब दिया था। अन्य सूत्रों के अनुसार नौतामलाल भगवानजी मेहता ने 21 जनवरी 1915 में उन्हें ये खिताब दिया था। हालांकि गांधी ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि उन्हें कभी नहीं लगा कि वे इस सम्मान के योग्य हैं। मानपत्र के अनुसार गांधी को उनके न्याय और सत्य के सराहनीय बलिदान के लिए महात्मा नाम मिला है। 1930 में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को वर्ष का पुरुष का नाम दिया। 1999 में गांधी अल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्हें सदी का पुरुष नाम दिया गया के मुकाबले द्वितीय स्थान जगह पर थे। टाइम पत्रिका ने दलाई लामा, लेच वालेसा, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सेसर शावेज, ऑन सान सूकाई, बेनिग्नो अक्विनो जूनियर, डेस्मंड टूटू और नेल्सन मंडेला को गांधी के अहिंसा के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में कहा गया। भारत सरकार प्रति वर्ष उल्लेखनीय सामाजिक कार्यकर्ताओं, विश्व के नेताओं और नागरिकों को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से पुरस्कृत करती है। दक्षिण अफ्रीकी नेल्सन मंडेला, जो कि जातीय मतभेद और पार्थक्य के उन्मूलन में संघर्षरत रहे, इस पुरस्कार को पाने वाले पहले गैर भारतीय थे। 1996 में भारत सरकार ने महात्मा गांधी की श्रृंखला के नोटों के मुद्रण को 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000 के अंकन के रूप में आरंभ किया। आज जितने भी नोट इस्तेमाल में हैं उन पर महात्मा गांधी का चित्र है। 1969 में यूनाइटेड किंगडम ने डाक टिकट की एक श्रृंखला महात्मा गांधी के शतवार्षिक जयंती के उपलक्ष्य में जारी की। यूनाइटेड किंगडम में ऐसे अनेक गांधी जी की प्रतिमाएं उन खास स्थानों पर हैं जैसे लंदन विश्वविद्यालय कॉलेज के पास ताविस्टोक चौक, लंदन, जहां पर उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। यूनाइटेड किंगडम में जनवरी 30 को राष्ट्रीय गांधी स्मृति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राज्य में गांधी की प्रतिमाएं न्यूयॉर्क शहर में यूनियन स्क्वायर के बाहर और अटलांटा में मार्टिन लूथर किंग जूनियर राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल और वाशिंगटन डी.सी. में भारतीय दूतावास के समीप मैसाचुसेट्स मार्ग में है। भारतीय दूतावास के समीप पीटरमरिट्जबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, जहां पर 1893 में गांधी को प्रथम श्रेणी से निकल दिया गया था, वहां उनकी स्मृति में एक प्रतिमा स्थापित की गई है। गांधी की प्रतिमाएं मदाम टुसॉट के मोम संग्रहालय, लंदन में, न्यूयॉर्क और विश्व के अनेक शहरों में स्थापित हैं। गांधी को कभी भी शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ, हालांकि उनको 1937 से 1948 के बीच 5 बार मनोनीत किया गया, जिसमें अमेरिकन फ्रेंच सर्विस कमेटी द्वारा दिया गया नामांकन भी शामिल है। दशकों उपरांत नोबेल समिति ने सार्वजनिक रूप में ये घोषित किया कि उन्हें अपनी इस भूल पर खेद है और यह स्वीकार किया कि पुरस्कार न देने की वजह विभाजित राष्ट्रीय विचार थे। महात्मा गांधी को ये पुरस्कार 1948 में दिया जाना था, परंतु उनकी हत्या के कारण इसे रोक देना पड़ा। उस साल 2 नए राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाना भी एक जटिल कारण था।
गांधी के मृत्यु वर्ष 1948 में पुरस्कार इस वजह से नहीं दिया गया कि कोई जीवित योग्य उम्मीदवार नहीं था, और जब 1989 में दलाई लामा को पुरस्कृत किया गया तो समिति के अध्यक्ष ने ये कहा कि यह महात्मा गांधी की याद में श्रद्धांजलि का ही हिस्सा है। बिरला भवन या बिरला हाउस, नई दिल्ली, जहां पर 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या की गई का अधिग्रहण भारत सरकार ने 1971 में कर लिया तथा 1973 में गांधी स्मृति के रूप में जनता के लिए खोल दिया। यह उस कमरे को संजोए हुए है जहां गांधी ने अपने आखिर के 4 महीने बिताए, और वह मैदान भी जहां रात के टहलने के लिए जाते वक्त उनकी हत्या कर दी गई। एक शहीद स्तंभ अब उस जगह को चिन्हित करता है जहां पर उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रति वर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कई देशों के स्कूलों में अहिंसा और शांति का स्कूली दिन DENIP मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1964 स्पेन में हुई थी। वे देश जिनमें दक्षिणी गोलार्ध कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, वहां 30 मार्च को इसे मनाया जाता है। आदर्श और आलोचनाएं। गांधी के कठोर अहिंसा का नतीजा शांतिवाद पैसिफिज्म है, जो कि राजनीतिक क्षेत्र से आलोचना का एक मूल आधार है। विभाजन की संकल्पना। नियम के रूप में गांधी विभाजन की अवधारणा के खिलाफ थे, क्योंकि यह उनके धार्मिक एकता के दृष्टिकोण के प्रतिकूल थी। 6 अक्टूबर 1946 में हरिजन में उन्होंने भारत का विभाजन पाकिस्तान बनाने के लिए के बारे में लिखा। पाकिस्तान की मांग, जैसा कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत किया गया, गैर इस्लामी है और मैं इसे पापयुक्त कहने से नहीं हिचकूंगा। इस्लाम मानव जाति के भाईचारे और एकता के लिए खड़ा है, न कि मानव परिवार के ऐक्य का अवरोध करने के लिए। इस वजह से जो यह चाहते हैं कि भारत 2 युद्ध के समूहों में बदल जाए, वे भारत और इस्लाम दोनों के दुश्मन हैं। वे मुझे टुकड़ों में काट सकते हैं, पर मुझे उस चीज के लिए राजी नहीं कर सकते जिसे मैं गलत समझता हूं। हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए, इसके बावजूद कि ख्याली बातें हो रही हैं कि हमें मुसलमानों को अपने प्रेम के कैद में अवलंबित कर लेना चाहिए। फिर भी जैकोबा गांधी के जिन्ना के साथ पाकिस्तान के विषय को लेकर एक लंबे पत्राचार पर ध्यान देते हुए कहते हैं, हालांकि गांधी वैयक्तिक रूप में विभाजन के खिलाफ थे, उन्होंने सहमति का सुझाव दिया जिसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग अस्थायी सरकार के नीचे समझौता करते हुए अपनी आज़ादी प्राप्त करे, जिसके बाद विभाजन के प्रश्न का फैसला उन जिलों के जनमत द्वारा होगा जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। भारत के विभाजन के विषय को लेकर ये दोहरी स्थिति रखना, गांधी ने इससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों तरफ से आलोचना के आयाम खोल दिए। मोहम्मद अली जिन्ना तथा समकालीन पाकिस्तानियों ने गांधी को मुसलमान राजनीतिक हक को कम कर आंकने के लिए निंदा की। विनायक दामोदर सावरकर और उनके सहयोगियों ने गांधी की निंदा की और आरोप लगाया कि वे राजनीतिक रूप से मुसलमानों को मनाने में लगे हुए हैं तथा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति वे लापरवाह हैं और पाकिस्तान के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। हालांकि सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये घोषित किया था कि विभाजन से पहले मेरे शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा। यह आज भी राजनीतिक रूप से विवादास्पद है, जैसे कि पाकिस्तानी अमरीकी इतिहासकार आयशा जलाल ये तर्क देती हैं कि विभाजन की वजह गांधी और कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ सत्ता बांटने में इच्छुक नहीं थे। दूसरे मसलन हिंदू राष्ट्रवादी राजनेता प्रवीण तोगड़िया भी गांधी के इस विषय को लेकर नेतृत्व की आलोचना करते हैं। ये भी इंगित करते हैं कि उनके हिस्से की अत्यधिक कमजोरी की वजह से भारत का विभाजन हुआ। गांधी ने 1930 के अंत में विभाजन को लेकर इसराइल के निर्माण के लिए फिलिस्तीन के विभाजन के प्रति भी अपनी अरुचि जाहिर की थी। 26 अक्टूबर 1938 को उन्होंने हरिजन में कहा था, अगर मैं एक यहूदी होता और जर्मनी में जन्मा होता और अपना जीविकोपार्जन वहीं से कर रहा होता तो जर्मनी को अपना घर मानता। इसके बावजूद कि कोई सभ्य जर्मन मुझे धमकाता कि वह मुझे गोली मार देगा या किसी अंधकूप कारागार में फेंक देगा, मैं तड़ीपार और मतभेदीय आचरण के अधीन होने से इनकार कर दूंगा। और इसके लिए मैं यहूदी भाइयों का इंतजार नहीं करूंगा कि वे आए और मेरे वैधानिक प्रतिरोध में मुझसे जुटे, बल्कि मुझे आत्मविश्वास होगा कि आखिर में सभी मेरा उदाहरण मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। यहाँ पर जो नुस्खा दिया गया है, अगर वह एक भी यहूदी या सारे यहूदी स्वीकार कर लें तो उनकी स्थिति जो आज है उससे बदतर नहीं होगी। और अगर दिए गए पीड़ा को वे स्वेच्छापूर्वक सह ले तो वह उन्हें अंदरूनी शक्ति और आनंद प्रदान करेगा और हिटलर की सुविचारित हिंसा भी यहूदियों की एक साधारण नरसंहार के रूप में निष्कर्षित हो तथा यह उसके अत्याचारों की घोषणा के खिलाफ पहला जवाब होगी। अगर यहूदियों का दिमाग स्वेच्छापूर्वक पीड़ा सहने के लिए तैयार हो, मेरी कल्पना है कि संहार का दिन भी धन्यवाद ज्ञापन और आनंद के दिन में बदल जाएगा, जैसा कि यहोवा ने गधा एक अत्याचारी के हाथ में अपनी जाति को देकर किया। ईश्वर का भय रखने वाले मृत्यु के आतंक से नहीं डरते। गांधी की इन वक्तव्यों के कारण काफी आलोचना हुई, जिनका जवाब उन्होंने यहूदियों पर प्रश्न लेख में दिया। साथ में उनके मित्रों ने यहूदियों को किए गए मेरे अपील की आलोचना में समाचार पत्र की 2 कर्तनें भेजी। 2 आलोचनाएं ये संकेत करती हैं कि मैंने जो यहूदियों के खिलाफ हुए अन्याय का उपाय बताया
वह बिल्कुल नया नहीं है। मेरा केवल ये निवेदन है कि अगर हृदय से हिंसा को त्याग दे तो निष्कर्षतः वह अभ्यास से एक शक्ति सृजित करेगा जो कि बड़े त्याग की वजह से है। उन्होंने आलोचनाओं का उत्तर, यहूदी मित्रों को जवाब और यहूदी और फिलिस्तीन में दिया, ये जाहिर करते हुए कि मैंने हृदय से हिंसा के त्याग के लिए कहा जिससे निष्कर्षतः अभ्यास से एक शक्ति सृजित करेगा जो कि बड़े त्याग की वजह से है। यहूदियों की आसनाहुति को लेकर गांधी के बयान ने कई टीकाकारों की आलोचना को आकर्षित किया। मार्टिन बुबर जो कि स्वयं यहूदी राज्य के एक विरोधी हैं, ने गांधी को 24 फरवरी 1939 को एक तीक्ष्ण आलोचनात्मक पत्र लिखा। बुबर ने दृढ़ता के साथ कहा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों के साथ जो व्यवहार किया गया वह नाजियों द्वारा यहूदियों के साथ किए गए व्यवहार से भिन्न है। इसके अलावा जब भारतीय उत्पीड़न के शिकार थे, गांधी ने कुछ अवसरों पर बल के प्रयोग का समर्थन किया। गांधी ने 1930 में जर्मनी में यहूदियों परसिक्यूशन ऑफ द जूज इन जर्मनी के उत्पीड़न को सत्याग्रह के भीतर ही संदर्भित कहा। नवंबर 1938 में उपरावित यहूदियों के नाजी उत्पीड़न के लिए उन्होंने अहिंसा के उपाय को सुझाया। आभास होता है कि यहूदियों के जर्मन उत्पीड़न का इतिहास में कोई समानांतर नहीं। पुराने जमाने के तानाशाह कभी इतने पागल नहीं हुए जितना कि हिटलर हुआ, और इसे वे धार्मिक उत्साह के साथ करते हैं कि वह एक ऐसे अनन्य धर्म और जंगी राष्ट्र को प्रस्तुत कर रहा है जिसके नाम पर कोई भी अमानवीयता मानवीयता का नियम बन जाती है, जिसे अभी और भविष्य में पुरस्कृत किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि एक पागल परंतु निडर युवा द्वारा किया गया अपराध सारी जाति पर अविश्वसनीय उग्रता के साथ पड़ेगा। यदि कभी कोई न्यायसंगत युद्ध मानवता के नाम पर, तो एक पूरी कौम के प्रति जर्मनी के ढीठ उत्पीड़न के खिलाफ युद्ध को पूर्ण रूप से उचित कहा जा सकता है। पर मैं किसी युद्ध में विश्वास नहीं रखता। इसे युद्ध के नफा नुकसान के बारे में चर्चा मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परंतु जर्मनी द्वारा यहूदियों पर किए गए इस तरह के अपराध के खिलाफ युद्ध नहीं किया जा सकता तो जर्मनी के साथ गठबंधन भी नहीं किया जा सकता। ये कैसे हो सकता है कि ऐसे देशों के बीच गठबंधन हो जिसमें से एक न्याय और प्रजातंत्र का दावा करता है और दूसरा जिसे दोनों का दुश्मन घोषित कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के प्रारंभिक लेख। गांधी के दक्षिण अफ्रीका को लेकर शुरुआती लेख काफी विवादास्पद हैं। 7 मार्च 1908 को गांधी ने इंडियन ओपिनियन में दक्षिण अफ्रीका में उनके कारागार जीवन के बारे में लिखा। काफिर शासन में ही असभ्य हैं, कैदी के रूप में तो और भी। वे कष्टदायक, गंदे और लगभग पशुओं की तरह रहते हैं। 1903 में अप्रवास के विषय को लेकर गांधी ने टिप्पणी की कि मैं मानता हूं कि जितना वे अपनी जाति की शुद्धता पर विश्वास करते हैं उतना हम भी। हम मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में जो गोरी जाति है उसे ही श्रेष्ठ जाति होनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में अपने समय के दौरान गांधी ने बार बार भारतीयों का अश्वेतों के साथ सामाजिक वर्गीकरण को लेकर विरोध किया, जिनके बारे में वे वर्णन करते हैं कि निसंदेह पूर्ण रूप से काफिरों से श्रेष्ठ हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि गांधी के समय में काफिर का वर्तमान में अ डिफरेंट कॉनोटेशन इस्तेमाल हो रहे अर्थ से एक अलग अर्थ था, इट्स प्रेजेंट डे यूसेज। गांधी के इन कथनों ने उन्हें कुछ लोगों द्वारा नस्लवादी होने के आरोप को लगाने का मौका दिया है। इतिहास के 2 प्रोफेसर सुरेंद्र भाना और गुलाम वाहिद, जो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास पर महारत रखते हैं, ने अपने मूल ग्रंथ द मेकिंग ऑफ अ पॉलिटिकल रिफॉर्मर गांधी इन साउथ अफ्रीका में इस विवाद की जांच की है। नई दिल्ली, मनोहर, 2005। अध्याय 1 के केंद्र में गांधी औपनिवेशिक स्थिति में जन्मे अफ्रीकी और भारतीय, जो कि श्वेत आधिपत्य में अफ्रीकी और भारतीय समुदायों के संबंधों पर है तथा उन नीतियों पर जिनकी वजह से विभाजन हुआ, और वे तर्क देते हैं कि इन समुदायों के बीच संघर्ष लाजिमी सा है। इस संबंध के बारे में वे कहते हैं, युवा गांधी 1890 में उन विभाजीय विचारों से प्रभावित थे जो कि उस समय प्रबल थीं। साथ ही साथ वे ये भी कहते हैं, गांधी के जेल के अनुभव ने उन्हें उन लोगों की स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया था। आगे गांधी दृढ़ हो गए थे। वे अफ्रीकियों के प्रति अपने अभिव्यक्ति में पूर्वाग्रह को लेकर बहुत कम निर्णायक हो गए और वृहद स्तर पर समान कारणों के बिंदुओं को देखने लगे थे। जोहान्सबर्ग जेल में उनके नकारात्मक दृष्टिकोण में ढीठ अफ्रीकी कैदी थे, न कि आम अफ्रीकी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला गांधी के अनुयायी हैं। 2003 में गांधी के आलोचकों द्वारा प्रतिमा के अनावरण को रोकने की कोशिश के बावजूद उन्होंने उसे जोहान्सबर्ग में अनावृत किया। भाना और वाहिद ने अनावरण के इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं पर द मेकिंग ऑफ अ पॉलिटिकल रिफॉर्मर गांधी इन साउथ अफ्रीका 1913-1914 में टिप्पणी किया है। अनुभाग दक्षिण अफ्रीका के लिए गांधी के विरासत में वे लिखते हैं, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के सक्रिय कार्यकर्ताओं के आने वाली पीढ़ियों को श्वेत आधिपत्य को खत्म करने के लिए प्रेरित किया। यह विरासत उन्हें नेल्सन मंडेला से जोड़ती है। माने ये कि जिस काम को गांधी ने शुरू किया था उसे मंडेला ने खत्म किया।
वे जारी रखते हैं उन विवादों का हवाला देते हुए जो गांधी की प्रतिमा के अनावरण के दौरान उठे थे। गांधी के प्रति इन दो दृष्टिकोणों के प्रतिक्रिया स्वरूप भाना और वाहेद तर्क देते हैं। वे लोग को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के पश्चात अपने राजनैतिक उद्देश्य के लिए गांधी को सही ठहराना चाहते हैं। वे उनके बारे में कई तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए कारण में कुछ ज्यादा मदद नहीं करते, और जो उन्हें केवल एक नस्लवादी कहते हैं वे भी गलत बयानी के उतने ही दोषी हैं, विकृति के उतने ही दोषी हैं। राज्य विरोधी। गांधी राज विरोधी एंटी स्टेटिस्ट उस रूप में थे जहां उनका दृष्टिकोण उस भारत का है जो कि किसी सरकार के अधीन न हो। उनका विचार था कि एक देश में सच्चे स्वशासन सेल्फ रूल का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति खुद पर शासन करता है तथा कोई ऐसा राज्य नहीं जो लोगों पर कानून लागू कर सके। कुछ मौकों पर उन्होंने स्वयं को एक दार्शनिक अराजकतावादी कहा है, फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट। उनके अर्थ में एक स्वतंत्र भारत का अस्तित्व उन हजारों छोटे छोटे आत्मनिर्भर समुदायों से है, संभवतः टॉल्स्टॉय का विचार जो बिना दूसरों के अड़चन बने खुद पर राज्य करते हैं। इसका यह मतलब नहीं था कि ब्रिटिशों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे को भारतीयों को स्थानांतरित कर देना, जिसके लिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को इंग्लिस्तान बनाना है। ब्रिटिश धन के संसदीय तंत्र पर कोई विश्वास न होने के कारण वे भारत में बाद कांग्रेस पार्टी को भंग कर प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रणाली को स्थापित करना चाहते थे। गांधी जी की आलोचना। गांधी के सिद्धांतों और करनी को लेकर प्रायः उनकी आलोचना भी की जाती है। उनकी आलोचना के मुख्य बिंदु हैं: जुल्लू विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देना, दोनों विश्वयुद्धों में अंग्रेजों का साथ देना, खिलाफत आंदोलन जैसे सांप्रदायिक आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाना, अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांतिकारियों के हिंसात्मक कार्यों की निंदा करना, गांधी इरविन समझौता जिससे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत धक्का लगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस के चुनाव पर नाखुश होना, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को सहसा रोक देना, भारत की स्वतंत्रता के बाद नेहरू को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की जिद पर अनशन करना। भीमराव आम्बेडकर महात्मा गांधी को जाति प्रथा का समर्थक समझते थे।